नमस्कार, मैं हूँ काव्या सेदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर YESS ऐप टाइप कीजिए। जैसे वो आपको दिखाई दे, इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवेल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सेदानी। अरे नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? चांस ही नहीं है, यही शो प्रायोरिटी है अपनी। अरे रखो यार, आप फोन रखो। किससे बात कर रहा है? अरे जब से हमारा ये शो जो है सुपर डुपर हिट हुआ है, तब से मेरे पास कॉल सी कॉल्स आ रही है। रोहन, हमारा भी शो होस्ट कर दो, हमारे लिए भी एंकर कर दो। मैंने कहा नहीं, हमारा ये शो मेन है और इसी के एंकर है हम। मेरा नाम है रोहन। हाय, मैं हूं स्मृति और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो में जिसका नाम है एन एडवेंचर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। ऐसी रोमांचक कहानियां जो एक्चुअली में सच्ची कहानियां हैं। एंड इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलेगी अपना उद्यम शुरू करने की, और इन कहानियों से हम नए कौशल सीखेंगे जो हमारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। बिल्कुल, इतने दिनों से हम ऐसी ही कहानियां देख रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। रोहन, हमारी आज की कहानी कौन सी है? स्मृति, आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है रजिया सेकंड हैंड शू कंपनी, यानी रजिया की पुराने जूतों की कंपनी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रजिया ने अपने दोस्त के फुटबॉल टीम में खेलने की जरूरत को पूरा करते हुए पूरे शहर के कूड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब कूड़ा और जूता, इसका क्या रिलेशन है, जानना है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। रजिया की पुराने जूतों की कंपनी, क्योंकि हर बच्चे के पास जूते होने चाहिए ताकि वे खेल सके। एक समय की बात है, कूड़े के पहाड़ों से घिरा एक शहर था। वहाँ हर तरह का कचरा और कबाड़ था जिससे बहुत बदबू आती थी और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन रजिया उनमें से नहीं थी। बदबू ने उसे परेशान कर दिया था। ये उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता था। किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा? फिर एक दिन राजू रजिया के रचनात्मक जुगाड़ की कार्यशाला में आया जो रजिया अपनी दादी के साथ चलाती थी। पता नहीं राजू क्यों रो रहा था। उसने उसे रिसाइकल किए टायरों से बने एक पहाड़ पर बिठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे शहद मिला हुआ नींबू शरबत दिया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया, मैं टीम में फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं। रजिया अपने छोटे दोस्त को देखती रही। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसने जैसा कहा वैसा किया। पहले उसने शोध शुरू किया। वो उसके पहचान वालों के पास गई और उनसे पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो किस उम्र के हैं, आप में से हर किसी के पास कितनी जोड़ी जूते हैं, आपने हर जोड़ी के लिए कितना भुगतान किया, पिछले 6 महीने में कौन से जूते आपने नहीं पहने, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? फिर इस जानकारी को लेकर वह बाजार गई। वहाँ उसने सभी जूते बेचने वालों का इंटरव्यू लिया। उसने प्रत्येक शैली, मूल्य, ब्रांड के बारे में नोट्स बनाए। उसने उनकी तस्वीरें ली। फिर
वो सड़क पर जूते ठीक करने वाले उद्यमियों के पास गई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, आप किस मरम्मत के लिए कितना शुल्क लेते हैं? और फिर उसने सुबह खरीदे हुए पुराने स्निकर्स, खेलने के लिए पहनने वाले जूते के 2 जोड़े निकाले। वो उसने उन परिवारों से खरीदे थे जिनसे वो सुबह मिली थी। उन्हें दिखाते हुए उसने पूछा कि क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? उसे देखकर एक जूते ठीक करने वाला उद्यमी मुस्कुराया और उसने कहा, लगता है आपको एक नया व्यवसाय मिल गया है। यदि इस शहर का हर इंसान आपकी तरह ये जान जाए कि चीजों को ठीक करने में अवसरों को कैसे ढूंढा जाए, तो ये शहर कबाड़ के पहाड़ों से घिरा नहीं रहेगा। रजिया अपने उद्यमी मित्र को देखकर मुस्कुराई। राजू के जूते बन जाने के बाद आगे हम कबाड़ के पहाड़ से निपटेंगे। रजिया ने कभी इस्तेमाल हो चुकी चीजों के बारे में सोच लिया। फिर वो मुस्कुराई और लिखा, कभी पसंद की हुई चीजें। अगले दिन राजू रजिया की कार्यशाला में आया और उसने वहाँ पर रिसाइकल कागज के बक्से में प्रदर्शित एक नया चिन्ह देखा, कभी पसंद की हुई चीजें। इसमें 2 जोड़ी जूते रखे थे और एक जोड़ी पर राजू का नाम लिखा गया था। उसी दोपहर राजू फुटबॉल टीम में शामिल हो गया। अगले हफ्ते रजिया ने पूरी टीम को कभी पसंद की हुई चीजों से बने जूते दिए और उनकी प्रायोजक बन गई। जब वह मैच देख रही थी तो उसने एक और योजना बनाई कि उसकी नई टीम एक साथ कचरे के पहाड़ से भी निपट लेगी। रजियाज सेकंड हैंड शू कंपनी। रजिया की पुरानी जूतों की कंपनी की एक्टिविटी आप 4 विद्यार्थी मिलकर करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आपको अपना आइडिया और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं पता है। इस अभ्यास में आप ये पता लगाएंगे कि ये सस्टेनेबल अथवा टिकाऊ और इको फ्रेंडली है या नहीं। पहला भाग, किताब में सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़े, समझे और सवालों के जवाब दे। समाज की समस्या के बारे में विस्तार में बताएं। दूसरा भाग, अब लोगों से पूछे कि वे किन चीजों को रिसाइकल या रीयूज नहीं करते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। उन सामानों की सूची बनाएं। इसके बाद अपनी समस्या को ड्रॉ करें और समाधान की तरफ जाएं। ये करने के बाद अगली गतिविधि पढ़ें और अपने मुकाम की ओर आगे बढ़े। वाह, राजू के तो मजे आ गए। हाँ। कभी तू भी मेरे नाम का ऐसा गिफ्ट रखना। जरूर। वैसे देखा जाए, राजू के जूते ढूंढते ढूंढते रजिया कितने सारे लोगों से मिली, बात करी, उनकी जरूरतें जानी और एक उद्यमी बनी। हाँ, और मुझे लगता है हमें आज इस कौशल के बारे में भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इस कहानी से एक कौशल जो हम सीखेंगे वो है फील्ड रिसर्च, यानी बाहर जाकर अनुसंधान, जिसका मतलब जानते हैं हमारी इस किताब के पीछे वाले पन्नों पे। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए इसका मतलब क्या होता है। फील्ड रिसर्च, बाहर जाकर अनुसंधान। इसे बाहर जाकर लोगों से मिलकर ऑफलाइन करो। यह आपकी सुपर पावर है। इसे स्वयं करो। पता करें कि चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों। लोगों से बात करें, फोटो लें, नक्शे का चित्र बनाएं, मिली हुई जानकारी का अभ्यास करें और जिस बड़ी समस्या को हल करना चाहते हैं उसका अपना हल खोजें। आज आप किस क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे? ये कौशल बहुत ज्यादा जरूरी है। देख, हम सब टीवी पर न्यूज देखते हैं। न्यूज में हम हमेशा देखते हैं कि लोगों से पूछा जाता है कि समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर उस पर वहाँ के नेता से कार्रवाई की जाती है। हाँ, मतलब लोगों से बात करने से आपको उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है। जैसे रजिया को पता चला, उसने जूते इस्तेमाल करने वालों से लेकर जूते बेचने वाले और यहाँ तक कि जूते सही करने वाले लोगों से भी बात करी। उन सबकी समस्याएं सुनी, सबसे जानकारी ली और ये लेते लेते उसने अपना खुद का एक उद्यम शुरू कर लिया और साथ साथ शहर में कूड़े का जो पहाड़ था उसका भी उपाय निकाल दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो अब हम उठाते हैं हमारी दूसरी बुक, जो कि है एक एक्टिविटी बुक। ये एक्टिविटी बुक वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट है देखने में, पर इसकी खूबसूरती यही है स्मृति कि इसको हम अपने मन मर्जी के रंग से रंग सकते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी थी उस पर निर्धारित इसमें एक एक्टिविटी है जिसको हम सब मिलकर करेंगे। सबसे
पहले आप सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में किताब में पढ़ें और यहाँ पर समाज की समस्याओं के बारे में चित्र बनाकर विस्तार में बताएं। फिर लोगों से पूछें कि वो किन चीजों को रिसाइकिल या रीयूज नहीं करते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं और उसे यहाँ लिखें। इसके बाद आप अपनी समस्या को कैसे सुलझाएंगे, उसका क्या समाधान होगा, उसके चित्र यहाँ ड्रॉ करें। और जब आप अपनी ये एक्टिविटी को पूरा कर ले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, हमें इस एड्रेस पर जरूर भेजें। हमें आपकी समस्याएं और उनका समाधान जो आप निकालेंगे वो जानने का इंतजार रहेगा। यस, आप कंप्लीट करते रहिए और रजिया की तरह लोगों से बात करते रहिए। हो सकता है आपको भी अपने उद्यम का आइडिया आ जाए। आप अपना ध्यान रखिए, आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा नाम है रोहन, मेरे साथ स्मृति। हम लेते हैं आपसे अलविदा, बाय। सो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? इस कहानी पर बेस्ड अब हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। आपको सभी सवालों के जवाब हमको कॉल कर या फिर अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, पुनर्चक्रण क्या होता है? दूसरा सवाल, एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बाहर जाकर अनुसंधान करना क्यों जरूरी होता है? तीसरा सवाल, क्या बाहर जाके महिलाओं को अनुसंधान करने से परेशानी का सामना करना पड़ता है? चौथा सवाल, प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आप किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बाहर जाकर शोध करने के लिए तैयार हैं? सो अब आप इन सभी सवालों के जवाब हमको कॉल कर हमारे इस नंबर पर दे सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सभी सवालों के जवाब खट दे दीजिए। और उससे क्या फायदा होगा ये स्मृति बताइए जरा। तो आप इसका जवाब जरूर भेजें और पहले 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये रोमांचक किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाएं। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं बच्चों के लिए कहानियाँ और कविताएं लिखती हूँ। तो आज मैं आपको एक अपनी लिखी हुई कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है पापा की रोटी। थोड़ा अजीब नाम है ना, यूजुअली तो मम्मी की रोटी होती है, तो पापा की रोटी कैसे हो गई? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमने हर किसी को एक बॉक्स में बांधा हुआ है कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते और लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। तो उसमें से खाना बनाना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि कहा जाता है कि लड़कियां खाना बनाती हैं और लड़के खाना नहीं बनाते हैं, या फिर मम्मी जो है वो खाना बनाती हैं और पापा तो खाना नहीं बनाते हैं, तो बाहर जाके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो पर मैं बहुत सारे ऐसे पापाओं को जानती हूँ जो कि अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत मन से बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं, बहुत पैशन के साथ बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक कविता लिखी है जिसमें एक पापा हैं जो इनको खाना बनाना नहीं आता, पर उनको खाना बनाने का बहुत मन है अपनी फैमिली के लिए, तो वो खाना बनाना सीख रहे हैं। तो इसलिए इस कविता का नाम है पापा की रोटी। तो कविता,
प्लूटो मैगजीन में छपी थी और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कल पापा ने रोटियां बनाई, थोड़ी फुलाई थोड़ी जलाई, कुछ पर यूरोप के नक्शे बनाए और कुछ पर शेर सी लकीरें बनाई, पर हमने बड़े चाव से खाई। आज पापा भटूरे बनाएंगे, पता नहीं कितने जलाएंगे और कितने तलाएंगे, पर अगर हम चाव से न खाएंगे तो पापा खाना बनाना कैसे सीख पाएंगे। तो ये कविता थी पापा की रोटी, जो कि बात कर रही थी ऐसे पापाओं की या फादर्स की जो कि अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना चाहते हैं, खाना बनाना सीखना चाहते हैं। और बचपन से तो उन्होंने खाना बनाया नहीं, क्योंकि सबने बोला कि अरे तुम लड़के हो, तुम कैसे खाना बनाओगे, तुम बाहर जाओ, बाहर के काम करो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, ये किचन में तो लड़कियों का काम होता है ना। ऐसे सब हम स्टीरियोटाइप्स कर देते हैं ना जेंडर को। पर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं और पापा हैं जो कि खाना बनाना सीखना चाहते हैं। तो हमें उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना रहे आप, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जो कि साइकिल मैगजीन में छपी थी। साइकिल मैगजीन बहुत ही अच्छी मैगजीन है, अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए। और कहानी का नाम है मान लो। मान लो, हम अक्सर कहते हैं ना, अच्छा मान लो कि रात हो गई है और चांद निकल आया है ना, जबकि दिन होता है तब भी। या हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि मान लो हम लोग सब कहाँ गए, हम लोग सब मुंबई गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, और हम सब वहाँ समंदर में नहा रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। या फिर हम कभी कहते हैं मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ है और हम सब चॉकलेट केक खा रहे हैं। या हम कहते हैं अच्छा मान लो कि हम लोग सब डॉक्टर हैं और हम लोग डॉक्टर खेलते हैं। ये करते हैं आप लोग? तो इसको कहते हैं इमेजिनेशन। मान लो का मतलब होता है इमेजिन करना, कोई चीज जो असली में नहीं है पर आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन बन जाए, तो हम सब कहते हैं मान लो, इमेजिन करो कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया। और हम सबके पास बहुत सारी इमेजिनेशन होती है, और अगर हम उस इमेजिनेशन को इस्तेमाल ना करें तो इमेजिनेशन चली भी जाती है। तो अगर आप में से किसी को राइटर बनना है या फोटोग्राफर बनना है या आर्टिस्ट बनना है या म्यूजिशियन बनना है या फिल्म मेकर बनना है, तो आपको अपनी इमेजिनेशन को हमेशा बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी इमेजिनेशन चली गई तो आप नई नई कहानियां नहीं बना पाओगे, आप नई नई चीजें नहीं सोच पाओगे। तो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आर द बेस्ट थिंग्स, कभी भी मत छोड़िएगा इमेजिनेशन को। तो ये जो कहानी है ये भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। मान लो अम्मा के फेवरेट शब्द हैं। मान लो ये भयानक अंधेरी गुफा है, अम्मा कहती, और हमारा कमरा अचानक गुफा बन जाता, दीवारें बन जाती चट्टानें, बिस्तर जंगली जानवर, और दूर दिखता एक बहता हुआ झरना। मान लो तुम डॉक्टर, ये अस्पताल और हम सब तुम्हारे मरीज, अम्मा कहती, और घंटों चलता डॉक्टर डॉक्टर का खेल। मान लो तुम अकबर, ये बीरबल और हम सब तुम्हारे मंत्री, किसी दिन अम्मा कहती। घर बन जाता फतेहपुर सीकरी और दीवाने आम में होती प्लानिंग। एक दिन घर की बिजली चली गई। मई का महीना था, गर्मी से सबका हुआ बुरा हाल। अम्मा बोली, मान लो हम सब कश्मीर के बर्फ वाले पहाड़ पर हैं। अचानक वादियां दिखने लगी,
हमने एक दूसरे पर खूब बर्फ के गोले फेंके, शालीमार गार्डन की सैर की, डल झील में बोटिंग भी की। गर्मी तो हो गई छू मंतर। सारा दिन बिजली नहीं आई तो हम सारा दिन घूमते रहे कश्मीर। शाम को छुटकी बोली, अम्मा स्वेटर दो ना, ठंड बहुत बढ़ गई है। उस दिन जान गए कि मान लो सिर्फ खेल नहीं, जादू भी है। तो इस कहानी में क्या होता है, जो इन बच्चों की अम्मा है, मम्मी है, वो बहुत ही इमेजिनेटिव और क्रिएटिव है और वो अपने बच्चों को अलग अलग चीजें इमेजिन करवाती हैं। आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती है ना? मम्मी, दादी, नानी, भाई, बहन, पापा आपको अलग अलग चीजें इमेजिन करवा के गेम्स खिलाते होंगे बचपन में। तो इसीलिए ये बच्चे भी अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं जो उनसे अलग अलग गेम खिलवाती है, और एंड में वो कहते हैं कि उस दिन मान गए कि मान लो सिर्फ खेल नहीं, जादू भी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक तो वो खेल खेल रहे थे, पर जिस दिन इतनी गर्मी पड़ी थी उस दिन अम्मा ने बोला कश्मीर में है, तो कश्मीर में गए और जो छुटकी लड़की है उसको ठंड लगने लग गई। आप सोच सकते हो मई की गर्मी में किसी को कोई बोले कि मुझे स्वेटर पहनना है। यही मैजिक है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का। तो आप लोग भी इमेजिनेशन कभी मत छोड़िएगा। और एक और टिप मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब आप कहानी बताते हैं और उसमें आप अलग अलग विजुअल्स बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या क्या बना रहे थे, हमने जंगल बनाया, तो मैंने कैसे किया, चट्टान, जंगली जानवर और दूर दिखता एक बहता हुआ झरना। फिर हमने क्या बनाया, हमने बनाया अस्पताल जिसमें एक डॉक्टर है। फिर हमने बनाया अकबर, बीरबल और फतेहपुर सीकरी जहां पे प्लानिंग चल रही है। फिर हमने क्या बनाया, कश्मीर की वादियां, पहाड़, डल लेक में बोटिंग और बर्फ के गोले फेंककर मारना एक दूसरे को। और फिर एंड में जब छुटकी बोलती है, अम्मा स्वेटर दो ना, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो मैंने एक छोटी बच्ची जैसी आवाज बनाई। तो ये सारे टिप्स हैं स्टोरी टेलिंग के। अगर आप भी कहीं किसी को कहानी सुनाएं या कभी आप अपने स्कूल में कहानी सुनाएं या अपने बिल्डिंग की किसी फंक्शन में कहानी सुनाएं, तो उसको एकदम सीधा सीधा सिंपल तरीके से सुनाने की बजाय अगर आप भी सारी चीजें इमेजिन करें और जहाँ पे कोई खुशी की बात है वहां पे आप स्माइल करें, जहाँ पे कोई सस्पेंस वाली बात है वहां पे आप सस्पेंस वाला चेहरा बनाएं, जहाँ पे कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची बात कर रहे हैं वहां पे आप अपनी आवाज को भी अलग तरीके से बनाएं। और आपकी आंखों में अगर वो चमक दिखे ना कि आप अलग अलग चीजें इमेजिन कर रहे हो जो कि कहानी में है, तो आपके जो सुनने वाले हैं वो भी उस चीज को इमेजिन कर पाएंगे आपके साथ और उनको बहुत मजा आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें आप अपने पूरे इमोशंस डालिए। आप जो चीज एक एक शब्द कह रहे हैं आप उसको इमेजिन करिए कि अगर वो आपके सामने असल में आ जाए तो वो कैसा दिखेगा। और अगर आप अपनी आंखों से उस चीज को देखेंगे, उस चित्र को बनाएंगे, तो जो आपकी कहानी या कविता सुन रहे हैं उनकी आंखों के सामने भी वही चित्र बन जाएगा और उनको आपकी कहानी सुनने में 2 गुना मजा आएगा। तो ये टिप्स आप याद रखिएगा। हमारा एक नाटक कंपनी है और हम अलग अलग तरीके के नाटक बनाते हैं। उसमें मैं एक्टिंग करती हूँ, नाटकों को लिखती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ और फिर हम लोग पूरे देश में घूमते हैं अपने नाटकों के साथ। तो आप लोगों ने कभी किसी नाटक में हिस्सा लिया है या कोई नाटक कभी लिखा है आपके स्कूल में या आपके आस पड़ोस में, या कभी घर में किसी की शादी हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें आप सबने मिलके कभी कोई छोटा स्किट या किसी कहानी पे छोटा सा नाटक पेश किया है किसी के लिए? तो अगर आप सबने ऐसा किया है तो आपको पता होगा कि जब एक एक्टर लाइंस याद करता है या करती है तो हमको लगता है कि अरे यार ये लाइंस मुझे याद होंगी या नहीं होंगी, और अगर मैं स्टेज पे जाके लाइंस भूल गई तो क्या होगा, सारी जो ऑडियंस सामने बैठी है वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। या कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमको लाइंस याद होती है और जैसे हम स्टेज पे जाते हैं
और वहां पे लाइट्स आती हैं आपके चेहरे पर और आपकी आंखें ऐसे ऐसे होती हैं और आप अचानक सारी लाइंस भूल जाते हो। ये कभी कभी डांस में भी हो सकता है। आपने डांस प्रिपेयर किया 1 महीने तक, ग्रुप डांस, और जिस दिन शो है आपका उस दिन आप सारे डांस स्टेप्स भूल गए। या आपने गाने की प्रैक्टिस की है और आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की, आपको लगा आपको गाना पूरी तरीके से याद हो गया, और जैसे ही आप किसी के सामने गाना गाने लगते हो आप गाने की लाइनें भूल जाते हो। तो हम सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हम लोग नर्वस हो जाते हैं। हमको लगता है कि सब लोगों के सामने जाना और फिर कोई गलती हो गई तो क्या होगा, नर्वसनेस बहुत हो जाता है। या फिर इसको स्टेज फ्राइट भी बोलते हैं। स्टेज फ्राइट मतलब जब मंच पे जाने से पहले या मंच पे जाने के एकदम बाद हमको डर लगता है। डर लगता है कि कोई हमको बोलेगा ये तो बहुत खराब कर रही है, ये तो अच्छा नहीं कर रही है, इसको हटाओ यहाँ से। तो ये सारे हमारे अलग अलग डर होते हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं भी थिएटर करती हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसे नर्वसनेस होती है, स्टेज फ्राइट होती है, तो मैंने सोचा कि मैं एक कहानी लिखती हूँ जिसमें एक लड़की है और उसने अपने स्कूल के एक नाटक में हिस्सा लिया है और आज शो का दिन है और उसे लग रहा है कि उसको कोई भी लाइन याद नहीं आएगी और वो भूल जाएगी और फिर ऑडियंस में जितने सारे लोग बैठे हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर उसे बहुत रोना आएगा। चलिए तो पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है कुछ गड़बड़ है। नाटक के पहले अम्मू अपनी लाइनें याद कर रही है। बड़ी सी मिस मालती ने छोटी सी अम्मू से पूछा, लाइनें याद है ना? राधा फुर फुर उड़ गई, तोता भै भै रो रहा है, राजा ठन ठन ठंडे हो गए, मेज जी आके खाना खा लीजिए। कुछ गड़बड़ है। राजा फुर फुर उड़ गए, मेज भै भै रो रही है, राधा ठन ठन ठंडी हो गई, तोते जी आके खाना खा लीजिए। अभी भी कुछ गड़बड़ है। मेज फुर फुर उड़ गई, राजा भै भै रो रहा है, तोता ठन ठन ठंडा हो गया, राधा जी आके खाना खा लीजिए। अभी भी कुछ गड़बड़ है। अम्मू तुम्हारी बारी आ गई, मिस मालती ने पुकारा। अम्मू मंच पर गई और बोली, तोता फुर फुर उड़ गया, राधा भै भै रो रही है, मेज पर खाना ठन ठन ठंडा हो गया, राजा जी आके खाना खा लीजिए। तालियां बजने लगी। अम्मू ने सारी लाइनें सही बोली। तो ये कहानी थी अम्मू की और उसके स्टेज फ्राइट की, उसकी नर्वसनेस की, कि उसको लग रहा था कि मैं स्टेज पर जाके अपनी सारी लाइनें उल्टी पुल्टी कर दूंगी और फिर सारे लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं मुझ पर हंसेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें स्टोरी टेलिंग की स्किल्स मैंने क्या क्या इस्तेमाल की है। पहला तो कि अम्मू को मैंने एक आवाज दी जो कि शायद एक छोटी बच्ची की इनोसेंट सी आवाज है। मिस मालती को मैंने कैसी आवाज दी? मिस मालती को मैंने ऐसी आवाज दी, अम्मू सारी लाइनें याद है ना? आपके भी कभी कभी टीचर्स होते हैं ना जिनकी आवाज ऐसी लगती है आपको, जो आपको अच्छी नहीं लगते, जो डरावने लगते हैं टीचर्स। और मैंने अपनी आंखें भी हल्की बड़ी कर ली थी जब मिस मालती की लाइनें आ रही, अम्मू लाइनें याद है ना? और जब मैंने बोला, बड़ी सी मिस मालती ने छोटी सी अम्मू से बोला,
तो मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि बड़ी सी मिस मालती ने छोटी सी अम्मू से बोला, बट मैंने बड़ी को बड़ा करके दिखाया और छोटी सी अम्मू को छोटा करके दिखाया। तो यहाँ भी जहां आपके पास बड़ा छोटा ऐसे कुछ भी ऊबड़ खाबड़ या घुमावदार ऐसा कुछ आए तो आप उसको अपनी आवाज और अपने हाथों से उस एक्शन को करके दिखा सकते हैं। या फिर घर आए या पहाड़ आए या नदी आए या पेड़ आए या चिड़िया आए या तितली आए, तो आप उसको अपने हाथों से एक्शन कर करके दिखा सकते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग में। इसके अलावा मैंने क्या किया, जैसे जहां भी आ रहा था कि राधा भैं भैं रो रही है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि राधा भैं भैं रो रही है, पर मैंने रोने का पूरा एक्शन करके दिखाया। और क्योंकि ये फनी कहानी है, ये कोई बहुत सीरियस कहानी तो है नहीं, तो मैंने इसको फनी बनाने की कोशिश की कि राजा जी ठंडे हो गए या राजा उड़ गए। तो ऐसे अलग अलग सारे एक्शन किए मैंने, तो उससे आपको भी सुनने में मजा आया होगा। और अगर आप इसी तरीके की चीजें आप करें अपनी स्टोरी टेलिंग में तो लोगों को भी बहुत मजा आएगा, हंसी भी आ सकती है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कहानी फनी है, सीरियस है, सस्पेंस वाली है, भूत वाली है, ड्रामा वाली है। तो आपको कहानी का जैसा मूड है उस हिसाब से आपको अपनी स्टोरी टेलिंग बनानी पड़ेगी। मान लो भूत की कहानी है तो आप अपनी आवाज ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं अचानक दूर हवा चल रही थी, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं ताकि लोगों को भी हल्का डर लगे। जो कि भूत की कहानी आप सुना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोगों को डर लगे। तो क्योंकि ये एक फनी कहानी थी, एक मजाकिया कहानी थी, इसलिए मैंने इसमें फनी चीजें करने की कोशिश की। और एंड में जब अम्मू स्टेज पर जाती है और वो सारी लाइनें ढंग की बोल लेती है और ऑडियंस उसके लिए ताली बजाती है, तो ये कहानी करते समय आप दिखा सकते हैं ताली बजाते। तो बेसिक तरीका यही है कि आप जब स्टोरी टेलिंग करें तो आप उसको हर एक शब्द को एक चित्र बनाने की कोशिश करें, ताकि कहानी सुनने वाले के सामने भी वो चित्र बन जाए और उनको वो कहानी दिखाई देने लगे एक फिल्म की तरह। तो ये कहानी थी कुछ गड़बड़ है, ये मैंने लिखी है और इसके चित्र बनाए हैं शीना देवैया ने, और ये प्रथम बुक्स की किताब। तो आज जो मैं आपको एक कविता या कहानी भी कह सकते हैं वो सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दावत। तो आपके हिसाब से दावत में क्या क्या चीजें होती हैं? अच्छे अच्छे पकवान, मटर पनीर, गाजर का हलवा, समोसे, कचौड़ी, नूडल्स, आइसक्रीम, केक, फ्रूट सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स और दाल मखनी, इमरती, जलेबी, हलवा, ये सब चीजें होती है ना। पर ये बहुत ही स्पेशल दावत है और ये कहानी जो है ये छपी थी प्लूटो मैगजीन में। तो कहानी सुनते हैं फिर उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आरजू को चौक खाना पसंद है, मुझे गीली मिट्टी, ध्रुव को सीमेंट कुतरने में बड़ा मजा आता है और प्रत्युष्मान तो अपनी कॉपी के कई पन्ने सफाचट कर चुका है। अगले हफ्ते हमने दावत रखी है, चौक की सब्जी होगी, कागज की बिरयानी, सीमेंट की दाल होगी और मिट्टी की खीर। बड़ा मजा आएगा ऐसी अनोखी दावत में। तो इसमें किसको क्या खाना पसंद होता है? आरजू को चौक खाना पसंद है। आप में से कितने कितने लोग चौक खाते हैं? स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में बैग रखते हैं और सबसे पहले जाके चौक का टुकड़ा खाते हैं। मुझे गीली मिट्टी, ये बात सच है। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत गीली मिट्टी की जैसी खुशबू आती थी, मुझे मन करता था कि मैं सारी गीली मिट्टी खा जाऊं और बहुत बार पकड़ी भी गई मैं। ध्रुव को सीमेंट कुतरने में बहुत मजा आता है। आप में से कुछ लोग हैं ना जो सीमेंट भी कुतरते हैं, जो आपकी बिल्डिंग की दीवार होती है वो उसके कोने में जाके आप सीमेंट खाते हैं।
और प्रत्युष्मान तो अपनी कॉपी के कई पन्ने सफाचट कर चुका है। और बहुत सारे होंगे आप में से जिनको कागज खाना बहुत पसंद होता है। कागज के छोटे छोटे गोले बना के आप मुंह में चबाते रहते हैं गाय की तरह। तो इस दावत में क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर से देखते हैं। चौक की सब्जी, खाइए आपने कभी चौक की सब्जी? कागज की बिरयानी खाइए कभी आपने? बनाइए कभी कागज की बिरयानी? सीमेंट की दाल, मिट्टी की खीर, बड़ा मजा आएगा ऐसी अनोखी दावत में। तो इस दावत में अनोखा क्या है? सभी कुछ अनोखा है, ऐसी तो दावत कभी किसी ने रखी नहीं होगी। तो मैंने ये कहानी या कविता क्यों लिखी? ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हम बचपन में बहुत सारे खेल खेलते हैं जो कि बड़ों को ऐसा लगता है कि ये क्या, ये लोग पागलपन कर रहे हैं। चौक खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, अपने घुटने छिलवा रहे हैं, कभी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कभी पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, कभी कंचों से खेल रहे हैं, कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी पतंग लड़ा रहे हैं, कभी डॉक्टर खेल रहे हैं, कभी टीचर खेल रहे हैं, कभी घर खेल रहे हैं। तो बचपन के इतने सारे जो खेल होते हैं हमारे, जो कि बड़े लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, वो कितने मजेदार होते हैं और वो बचपन की खासियत होते हैं। क्योंकि जब हम सब बड़े हो जाते हैं हम वो सारे खेल खेलना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहानी लिखी कि हम सबको याद रहे कि हमारा जो बचपन था उसमें हम कितने अजीब और गरीब और क्रिएटिविटी से भरे हुए, इमेजिनेशन से भरे हुए, कल्पना से भरे हुए खेल खेलते थे, जिसमें हम चौक का पनीर बना देते थे और कागज को फाड़ के उसकी बिरयानी बना देते थे और उसमें हमको कितना मजा आता था। तो आप लोग भी ये जो बचपन के सारे क्रिएटिव गेम्स हैं, इमेजिनेटिव गेम्स हैं, इनको खेलना कभी मत छोड़िएगा और हमेशा याद रखिएगा कि बचपन की जो हमारी क्रिएटिविटी होती है ना, वो ही आगे चल के हमारे बहुत काम आती है। तो ये सारे खेल जब आपको बड़े लोग भी बोले ना कि अरे 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 ये कैसे खेल खेल रहे हो, तो उनको बोलना कि हम लोग अपनी इमेजिनेशन बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कल्पना शक्ति बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब आती है चैलेंज की बारी। तो मैंने आपको 4 कहानियां और कविताएं सुनाई हैं जिसमें हमने बहुत सारी मस्ती की है और बहुत सारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इस्तेमाल की है। तो अब आपको अपना कोई बचपन का खेल, कोई भी खेल, गुल्ली डंडा, पिट्ठू, कबड्डी, पेड़ पे चढ़ना, पकड़न पकड़ाई, हाइड एंड सीक, जो भी आप और आपके दोस्त मिलके जो भी गेम खेलते हैं, आपको उस गेम के ऊपर एक कहानी लिखनी है ताकि वो आपका जो गेम है वो हमेशा के लिए किसी ना किसी टेक्स्ट में दर्ज हो जाए कि ऐसे खेल भी खेले जाते हैं। और उसको कहानी को लिखते समय आपको उसमें एक अच्छी कहानी के सारे गुण डालने हैं। मतलब उसका एक मूड क्रिएट करना है, उसमें ह्यूमर डालना है, उसमें मज़ा डालना है और उसमें जो अलग अलग चीज़ें आप उस खेल को खेलने में जो बारीकियां इस्तेमाल करते हैं वो सारी उस कहानी में होनी चाहिए। एक बार आपकी कहानी तैयार हो जाए, उसको आपको एक कहानी कहने के अंदाज में अपने दोस्तों या घर वालों या भाई बहन को सुनाना है। तो इसमें आपकी 2 स्किल्स बनेंगी। एक तो कहानी लिखते कैसे हैं, मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी दे दिया है कि आपका कोई भी खेल जो आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ खेलते हैं, उसके ऊपर आपको एक कहानी लिखनी है, मज़ेदार कहानी लिखनी है और फिर उस कहानी को लेके आपको उस कहानी को बोलने का अंदाज प्रिपेयर करना है और उसको सुनाना है। और जब आप कहानी अपनी सुना रहे होंगे, आपकी खुद की लिखी ओरिजिनल कहानी, तब आप किसी को बोलिए कि उसका एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप हमें दीजिए। आपको ये एंट्री कैसे करनी है वो इस वीडियो में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे
PCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। Hello there. In the last masterclass, in the last episode, I left you with a question saying, if you want to conquer the world, if you want to do things that are admired by the entire world, although that shouldn't be a reason why you do those things, but if you want to grow into a well-adjusted adult, where would you start? Would you start with your family? Would you start with your community? Would you start with your country? And I said that I leave you with a clue. Mahatma Gandhi said something about where you should start. And now I'll tell you Mahatma Gandhi's quotation. You know what he said? Be the change you want to see. What does that mean? You have to be the change that you want to see in others. What does that mean? Where do you start the process of transforming your community, your neighborhood, your country? By transforming yourself. Where do you start the process of conquering the community, the country, the world? With conquering yourself. Where do you start the process of loving everybody in the world, loving nature, loving all the animals, loving people of every race, color, religion? You have to start by loving yourself. And listen to me carefully when I say this. Loving yourself is the hardest thing for a lot of people to do. Many of us go through life without really loving or respecting ourselves. And that's the root of all the problems. If you cannot love yourself, you don't have any love left over for the world. You can't say, I love that person or that country or that attribute of some other person if you don't love and accept yourself with all your faults and not so great parts of how you look or how you are. First, you have to accept and embrace yourself. This is me. There are parts of me that I want to change, and I will work very hard at changing them, but that doesn't mean I hate myself for that reason. Okay, so self-love is the most important thing. That's where change begins. So there are, like, I think of it as 4 circles of change. You have to start from the innermost circle and then progress outwards. So the first circle is me. Personal development. Once you get a hang of how to develop parts of yourself well, and how to love yourself and how to respect yourself and how to change yourself, then you can go to the next circle. And the next circle, according to me, is family and home. The people closest and dearest to you. You can spread your circle of influence to them. You do things that make them see the error of their ways, and perhaps they will change it, but you lead by example in your family and community first. You take responsibility for your family. You take responsibility for your home. You show all your wonderful qualities of cheerfulness, positivity, curiosity, awareness, discipline. Show it within your family and home. Then only you move to the next circle. And what is the next circle? They're all concentric circles with you in the middle. So the third circle is the circle of neighborhood, community, country, your responsibility to other people who are not your own family. Because sometimes and often it's very easy to be nice and respectful to members of your own family, but when you spread your circle further and all kinds of people come into that circle,
people you may not necessarily like, people whose opinions you don't agree with, people whose habits and practices you don't necessarily appreciate, but you still have to embrace them into your circle, respect them for their own opinions, tell them your opinions, see if change can be effected, show empathy for their points of view. What does empathy mean? I just want to spend a minute here talking about empathy. Empathy is a very different word from sympathy. You can feel sorry for somebody. You can say, oh, I feel so sorry for you. You have a bad life, I know. And sympathy is important, but it doesn't make the receiver feel very good. It just makes him feel sort of like he or she has received some charity from you, which in the beginning sympathy people like. But after a point you keep saying, yeah, I know you have a hard life. It's not helping them in any way, and they start feeling like, okay, you can stop saying it, that I have a hard life, I know it myself. So it becomes annoying after a while. What is empathy? Empathy means being able to put yourself in somebody else's shoes. Okay, so for instance, it's a very simple example. If you are standing here and you're the teacher and you're talking to a class full of boys or girls, and somebody asks you, what do you see? You say, I see a class full of boys and girls. Now you go to one of the girls sitting in the class and ask her, what do you see on the first bench? She says, I see one person who is saying something, right? Because who is she looking at? The teacher. Now, the teacher and the student can fight forever about this. No, you are wrong. Actually what is being seen is a class full of people because I see it. And suppose the girl keeps saying, no, you are completely wrong. The only thing that is there to be seen is one person. That kind of fight will never resolve, and it's a silly fight. So what should actually happen is empathy is the ability to say, why don't you come and stand where I'm standing and I will stand where you are standing, and now let's see how the world looks, right? And then the student will say, oh my God, you're right, you were right. When I'm standing here, I do see a class full of people. And the teacher who goes and says, you're right. What you saw was also correct. So you see, a lot of arguments in the world could be solved if everyone showed a little empathy and said, okay, I'm going to stop saying what I feel. I'm going to try and see how you feel, right? So that empathy is very important. So that's the third circle of community. And the last circle, the fourth circle, hasn't to do with people at all. The fourth circle is when you realize and understand that as a human being, you may be on top of the evolutionary tree. That people say that, evolution says that the human is the highest, most superior evolved form of creation. That's one way to look at it. The other, more humble, more inclusive and more real way to look at it is that as a human, I just have my own place in this wonderful, weird, vast interweb that is the universe. I just have my place. Okay, so when you realize that the whole universe is connected to you, it is less likely that you will do something that harms or damages the water, the mountains, the forests, creatures, animals, birds, bees. You will stop doing things that hurt them. You will think about what you're doing before you hurt them. So that's the fourth circle of influence. And when you can expand that love and respect that you feel for yourself to family and home, to community and country and all humanity, and then to include things and animals and plants that are not part of humanity, that's when you become really a complete adult. Now, these things, it's very easy to say adults should be this way. How do you become that? You can't suddenly one day you find I'm an adult, okay, now I'm going to start becoming. Do you think it's easy? Not at all, because by then you're already set in your ways. So the best time to start is when you're an almost teen or a new teen. That's when you say, if I practice from now on, if I practice all these qualities that I think are important in an adult, if I constantly reflect, look at my own self and see how did you behave in that situation? Did you behave like an adult that you would admire? And say, no, actually I did not. If you can do that self-evaluation on a daily, weekly basis and practice being the kind of adult you think you want to be, that's when the transformation really happens. Because even doing the right thing
is a matter of practice. Just like you get better with practice, whether you're playing an instrument or playing a sport or mathematics, the more you practice, the better you get at it. It's the same thing with discipline, patience, empathy, curiosity, awareness, responsibility. The more you do it, the more you become it. So that's very important. So let's now start off with the first. So what I've done in my book, let me tell you, is I have given the 6 badges for each of these circles. So there are 24 badges in all, and the first circle is called the Personal Development Circle, and the tagline, the motto for that is, I believe in being the best that I can be. So what are the 6 badges that you have to earn in and skills you have to master in this first circle before you can go on to the next? The first one is called the Healthy Human. The second is the Communicator. The third, the Master at Arms. Fourth, the Hobbyist. Fifth, the Handcrafter. And sixth, the Entrepreneur. And of course, the core thing, the most important of all of these is the very first badge. If you don't start there, you cannot go anywhere. And that is the Healthy Human badge. नमस्कार, मैं हूँ काव्यल सेदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर YESS ऐप टाइप कीजिए। जैसे ही वो आपको दिखाई दे, इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवेल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सीधे हाथ साबुन मल के, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के,
ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के। के कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।